हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हमारा अमल और सार का ये आखिरी क्लास होगी, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो की थी। जिस भाई ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी, मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी देखते हैं, ठीक है। आइए हम करते हैं अमल और सार के पीएच मान के बारे में बात। ये मेरे पास क्या है, पदार्थ है, और ये इधर क्या है, पीएच मान है। ये मान लीजिए मेरे पास बैटरी है, बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है उसका पीएच मान होता है 0 से 1 के बीच। ऐसे ही बात करें जठर रस के पीएच मान की बात, जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2 से लेकर 2 तक। जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2 से लेकर 2 तक। इसे हम बात करें सिरके की, सिरका और नींबू के रस का पीएच मान हमेशा एक ही होता है। कितना होता है सिरका और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से लेकर 3.4। सिरका और नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है 2.2 से लेकर 3.4 तक। जैसे हम बात करें सोडा और शराब का पीएच मान कितना होता है 3.2 से लेकर 3.9 तक होता है। अब बात करें बियर और टमाटर के पीएच मान की बात, तो इसका पीएच मान कितना होता है 4 से लेकर 4.4 तक। ऐसे हम बात करें ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक। ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है 4.5 से लेकर 5.5। आगे बात करें अम्ल वर्षा का पीएच मान, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 2 से लेकर 5.6 तक होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है 2 से लेकर कितना होता है 5.6 तक। ऐसे हम बात करें सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.6 से लेकर कितना होता है 6 तक होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर कितना होता है 6 होता है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है 2 से लेकर 5.6 तक। अब हम करें दूध और लार का पीएच मान कितना हो है, दूध और लार का पीएच मान जो है भाई वो है 6.4 से लेकर 6.6। दूध और लार का पीएच मान कितना होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है, ठीक है। ऐसा बात करें शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। मानव मूत्र हो गए और रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना हो गया, समुद्री जल का जो पीएच मान हो गया भाई वो कितना होगा 7.5 से लेकर 8.4 तक। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 7.5 से लेकर 8.4 तक। बात करें हम बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है 9.2 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9.2 होता है। ऐसे बात करें हम अमोनिया का पीएच मान कितना होगा, अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो 11.6 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होगा 11.6। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा वो 13 होता है, ठीक है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है वो 13 हो गए। और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है वो 14 हो गए। तनु सोडियम का 13 और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गए 14। एक बात करें हम कैसे याद करें, देखो मान लीजिए मेरे पास सोडा और शराब का जो पीएच मान है वो कितना है देखो इसमें 3.2 से लेकर 3.9। याद करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए सोडा और शराब है, इसका हमने पीएच मान कितना याद करना, कितना है 32 से लेकर 39, मतलब कि 32 रुपये से लेकर 39 रुपये तक, ठीक है। और उसके बीच में फिर दशमलव होगा, कितना बन जाएगा 3.2 से लेकर 3.9। ये हमारी याद करने की ट्रिक है आसान भाषा में। सोडा और शराब का पीएच मान कितना होता है 32 रुपये से लेकर 3.9। मान लो 32 है मेरे पास, इसके बीच में दशमलव लगा दी और इधर 3.9 39 होगा, 39 के बीच में क्या लगा 3.9 होगा, दशमलव लगा दी। ऐसे हम बात करें टमाटर और बियर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 40 से लेकर 44, ठीक है। टमाटर 40 रुपए किलो, 40 रुपए पाओ।
टमाटर और बियर का पीएच मान कितना होता है 40 से लेकर 44, तो समझ लगा दो कितना बन जाएगा 4.0 से लेकर 4.4 तक। ऐसे बात करें अमल वर्षा, अमल वर्षा का पीएच मान कैसे याद करेंगे 20 से लेकर 56 तक। अमल वर्षा का पीएच मान कितना होगा 20 से लेकर 56 तक, इनके बीच में तो समझ लगा देंगे क्या बन जाएगा 2.0 से लेकर 5.6 तक। ऐसे हम बात करें दूध की और लार की, आजकल दूध मार्केट में क्या हो बिक रहा, वो 64 रुपये 70 रुपये और 66 रुपये, तो 64 रुपये से लेकर 66 रुपये तक। गाँव में जो दूध मिलेगा 64 रुपये से लेकर कितना मिला 66 रुपये तक, इनके बीच में तो समझ लगा दो। तो दूध और लार का पीएच मान कितना हो जाएगा 6.4 से लेकर 6.6 तक हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, 7 क्या है उदासीन है। अब हम बात करें किसकी परबल अम्ल, परबल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 0 से लेकर 3.5 तक होता है। परबल अम्ल का पीएच मान कितना होता है 0 से लेकर 3.5 तक होता है। ये बात करें हम दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से लेकर 7 तक होता है। दुर्बल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 3.5 से लेकर कितना होता है 7 तक होता है। और परबल अम्ल का कितना बताया 0 से लेकर 3.5 तक। एक बात करें हम उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा 7। दुर्बल क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक या 10.5 से कम। दुर्बल क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक या 10.5 से कम। ऐसी बात करें हम परबल क्षार की, परबल क्षार का पीएच मान कितना होता है 10.5 या उससे अधिक होता है, ठीक है। परबल क्षार का पीएच मान कितना बताया 10.5 या उससे अधिक। बात करें हम सांद्र की, सांद्र अम्ल की यानी HCl की, इसका पीएच मान कितना होता है 0। सांद्र अम्ल का पीएच मान कितना होता है 0। जो अशुद्ध होता है उसका पीएच मान कितना हुआ है, अशुद्ध का पीएच मान हुआ है वो 7 होता है। अशुद्ध का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, ठीक है। अब हम करें सांद्र अम्ल की NaOH की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। और इधर कितना बताया हमने सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी पीएच मान कितना हुआ है 14। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 13। मतलब कि सांद्र तो ज्यादा, ठीक है, सांद्र ज्यादा उसका 14, तनु कम, एक कम 13, ठीक है। अब हम बात करें हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है। हाइपो का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो का रासायनिक नाम क्या दे रखा सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जो फोटोग्राफी के रूप में करते हैं, जो निगेटिव फोटो होते हैं उसके रूप में हाइपो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पौधों में जो अच्छी वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, पौधों में जो अच्छी वृद्धि के लिए पीएच मान होना चाहिए वो 7 के आसपास होना चाहिए। पौधों में अच्छी वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए वो 7 के आसपास होना चाहिए अगर पौधों में अच्छी वृद्धि करनी है हमें, ठीक है। तो उतारो ये, अब देखते हैं अम्ल। मान लें भाई एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लें कि मेरे अंदर जो है जो एसिटिक अम्ल की जो मात्रा है वो किस में पाई जाती है, सिरके के अंदर। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल एसिटिक अम्ल, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है किस में पाई जाती है, प्रोटीन के अंदर। अमीनो अम्ल की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है, प्रोटीन के अंदर। तो बात करें कि प्रोटीन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो अमीनो अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में। फार्मिक अम्ल की बात करें तो लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल। बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा,
ओगजेलिक अम्ल। मनुष्य के उदर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान ली HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जो ग्लूमेटिक अम्ल है वो किसके अंदर पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल जो है वो पाया जाएगा गेहूं के अंदर। ग्लूमेटिक अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है? गेहूं के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें हम टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि इमली और अंगूर, इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। इमली और अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। बात करें मेलिक अम्ल की। मेलिक अम्ल जो है जितने भी कच्चे फल है और सेब हुए, कच्चे फल और सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेलिक अम्ल। कच्चे फल और सेब के अंदर मेलिक अम्ल। दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसके अंदर? दूध के अंदर। जो बेंजोइक अम्ल है वो किसके अंदर पाया जाता है? जो हमारे पास जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं, हरी घास, जो हरी घास है उनकी पत्तियों के अंदर जो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? वो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियों के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। बात करें कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक जो सोडा वाटर है वो सोडा वाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बात करें सिट्रिक अम्ल की। सिट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाएगा? नींबू और नारंगी के अंदर। नींबू और नारंगी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अब एक बार और दोहरा लें, ठीक है, जिससे कि आपका याद हो जाए। तो सिट्रिक अम्ल है वो किसके अंदर पाया जाएगा? नींबू और नारंगी के अंदर। सिट्रिक अम्ल की जो मात्रा पाया जाएगा किसके अंदर पाया जाएगी? नींबू और नारंगी के अंदर। बात करें कार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल की जो मात्रा पाया जाएगा किसके अंदर पाया जाएगी? सोडा और वाटर के अंदर पाया जाएगी, ठीक है। बेंजोइक अम्ल की जो मात्रा होती है वो हरी घास पत्ती के अंदर होती है। बात करें आगे, लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो दूध के अंदर पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है वो दूध के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो मैं ऐसे में बात करें हम मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल की जो मात्रा होती है किसके अंदर पाई जाती है? कच्चे फल और सेब के अंदर। मेलिक अम्ल की मात्रा कच्चे फल और सेब के अंदर। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें वो इमली और अंगूर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ग्लूमेटिक अम्ल है वो किसके अंदर पाया जाता है? गेहूं के अंदर। ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पाया जाएगा? मनुष्य के उदर में। ओगजेलिक अम्ल टमाटर के अंदर। ओगजेलिक अम्ल टमाटर के अंदर। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। बात करें अमीनो अम्ल की, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। अमीनो अम्ल कहाँ पाया जाएगा? प्रोटीन के अंदर। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? सिरके के अंदर। सिरके के अंदर किसकी मात्रा? एसिटिक अम्ल की मात्रा। उधर दोस्तों चलो एक बात करते हैं, ठीक है। तो मान लें कि हमारे पास टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग होता है, वो किसके लिए किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग जो मिट्टी होती है उसकी क्षारकता को घटाने के लिए किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए करते हैं? साबुन के निर्माण में, कागज के निर्माण में और कपड़ा के निर्माण में। और ऐसे हम बात करें हम पेट्रोलियम के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। साबुन के निर्माण में, कागज के निर्माण में
और कपड़ा के निर्माण में और पेट्रोलियम के शोधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH का प्रयोग किया जाता है। बात करें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? Ca और उसके अंदर OH का होल स्क्वायर। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? चमड़ा उद्योग के रूप में और विरंजक चूर्ण के रूप में और सीमेंट के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। बात करें हम कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सूत्र क्या होता है? CaO। बुझा हुआ चूना के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको? बुझा हुआ चूना कहते हैं। कास्टिक सोडा के निर्माण में और कीटाणुनाशक के रूप में और कागज के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बात करें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? Mg और उसके अंदर OH का होल स्क्वायर। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहली बात, इसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो अपशिष्ट जल है उसके उपचार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। प्रतिअम्ल के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। ठीक है, और इसके जलीय विलयन को क्या कहेंगे हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आज हमारी क्लास अम्ल और क्षारक लवण की आखिरी क्लास थी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। ठीक है, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके हो रहूंगा। और आप अपनी बुक में कोई भी बुक उठाइयो और वहां से सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों चलते हैं। धन्यवाद।